हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हरदा डिग्री कॉलेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस हैं आपसे रिलेटेड आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, जो कि पेपर होने वाला है आपका। इसके सभी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 5 तक आपको यहाँ पर सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो हम एक एक करके सारी चीजें देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे लिखना है। देखो बच्चों, आप शायद पहली बार एग्जाम्स देंगे, है ना। ये वाली जो एग्जाम्स होने वाली हैं आपकी, वो पहली बार होने वाली है। आप भले फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, आप पहली बार एग्जाम देंगे, क्योंकि 2 साल तक कोरोना ने एग्जाम देने नहीं दी थी। अभी आपको क्या करना है, जैसे ही आप जैसे पेपर लिखते हो तो पेपर में पहली बात तो आपको मैं बेसिक चीजें बता रहा हूं। फ्रंट पेज पर कुछ भी नहीं लिखे। जैसे आप जो भी जैसे मान लो आपकी कोई भी बुक है, जैसे मान लो मैंने ये कॉपी ली है, ये पेपर है मेरे पास, ये जैसे आपकी कॉपी है, लिखने वाली कॉपी है, तो यहां पर आपका नाम वगैरह होता है ना। पेज पलटना, यहां पर मत लिखना और यहां पर भी मत लिखना, आपको लिखना है यहां से लिखना। और हो सके तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो शुरू में अगर कंफर्म हो भयंकर ही ज्यादा कि हाँ अब हमारा दिमाग चल गया है और हर एक ऑब्जेक्टिव में कंफर्म है, बाद में हमें काटना नहीं है, तो ही उन्हें फिल करना। बाकी उन्हें फिल मत करना, नंबर डालना 1 2 3 4 5 जितने भी ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके, और आप आगे बढ़ जाना। एक्चुअल में हम पूरा पेपर कर लेते हैं तो हमारे दिमाग की बैटरी चल जाती है, इसलिए हमें बाद में शायद लगता है कि नहीं यार ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर है, तो हम फिर काट देते हैं उससे, या फिर कॉपी खराब करते हैं, पेन उस पर ज्यादा रफ कर देते हैं। तो इसीलिए एग्जामर जो है चेक करने वाला, उसकी मेंटलिटी ये बन जाती है कि बंदे ने नकल करी होगी, इस टाइप से मेंटलिटी उसकी बन जाती है। तो आपको शुरू में खाली छोड़ना है और आखिरी में 5 मिनट उन चीजों के लिए बचा के रखना है। और अगर आप कंफर्म भी है तो क्वेश्चन पेपर में ही एक पॉइंट से टिक कर सकते हैं, छोटा सा दिखे ना ऐसा, आपको ही सिर्फ वो समझ में आए, इस टाइप से। उसके बाद में आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले बड़े क्वेश्चंस लिखें, क्योंकि क्या होता है कि बाद में टाइम कम बचता है और हम बड़े क्वेश्चंस नहीं कर पाते या प्रॉपर उन्हें टाइम नहीं दे पाते। शुरू में हमारा दिमाग तेज चलता है ना, तो शुरू में हम उन्हें ज्यादा लिख पाते हैं, और आखिरी में जो है वो 2-2 नंबर के जो भी छोटे क्वेश्चंस हैं वो आखिरी में कर सकते हैं। तो इससे पेपर जो है वो थोड़ा सा इफेक्टिव होता है, नंबर ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये पेपर का पैटर्न होता है लिखने का। आजू बाजू थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के चले। कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि हम ज्यादा दूर लिखेंगे तो ज्यादा कॉपी भर जाएगी। कॉपी भरने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि एग्जामर भी समझदार होता है ना। उसको पता है कि व्यक्ति ने कॉपी भरी है या आंसर लिखा है। आप भले ही 5 नंबर का क्वेश्चन है, आप भले उसको 1 पेज में या 2 पेज में लिखो, लेकिन उसे थोड़ा सा अच्छे व्यवस्थित तरीके से, जैसे कि हेडिंग जो है वो प्रॉपर अंडरलाइन करके। ज्यादा आपकी बड़ी राइटिंग है तो ही आप लाइन छोड़ें, छोटी राइटिंग है तो लाइन छोड़ने से कोई मतलब नहीं होता, वो कॉपी जो है वो बहुत बेकार सी दिखने लगती है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे, पॉलिटिकल साइंस पे। देखो सबसे पहले हमारे यहाँ पर है यूनिट फर्स्ट में है कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में जो है वो संविधान कैसे विकसित हुआ है, ये आपको क्वेश्चन बन सकता है। इसमें आपको क्या बताना है, 1771 मतलब कि वहां पर क्या आए थे, 73 में आपका एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट। तो 73, 93, 1813, 1833, 1853, फिर 58, ये जितने भी आपके एक्ट आए थे वो सारे के सारे एक्ट आपको इसमें लिखना पड़ेगा। भले 1-1, 2-2 लाइन में लिखो, आप यही लिख सकते हो कि उसमें क्या क्या चीजें हुई हैं, सिर्फ इतनी सी चीजें आप लिख सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, फिर हमारा 1935 का जो एक्ट आया था, एक्ट में क्या क्या चीजें लिखी हुई थी, उसमें बहुत सारे देशों का संविधान मिलाया गया था, और जाके फिर 1950 में हमारा संविधान विकसित हुआ पूरा का। तो आप इनमें ये सारी चीजें लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा सा बड़ा आएगा, हैवी आएगा, तो इसको कोशिश करना कि 2 से 3 पेज में लिख सको। आगे देखो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, हमें जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार होता है, एक सांस लेने का अधिकार होता है, घूमने का अधिकार होता है, बोलने बातचीत करने का अधिकार होता है, हम ग्रुप बना सकते हैं, हम धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। मतलब सारी जितनी आपको स्वतंत्रता मिलती है या आपको अधिकार मिलते हैं वो सारे के सारे किस चीज में आएंगे, फंडामेंटल राइट्स में आएंगे। फंडामेंटल राइट्स जो है वो बेसिक अनुच्छेद, मतलब आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको दिए हैं, लेकिन आपको पढ़ना है 14 से। समानता का अधिकार जब शुरू होता है 14 से आप पढ़ोगे 32 तक। बाकी ये आगे पीछे के 2 जो बचे हुए हैं ये कुछ स्पेशल केसेस में यूज होते हैं, आपको पढ़ने हैं 14 to 32। ठीक है, आपको ये फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे। इनको व्यवस्थित तरीके से लिखना। 6 प्रकार के होते हैं हमको, जैसे कि हमको स्वतंत्रता का अधिकार होता है, शिक्षा का अधिकार होता है, हमारे जो बेसिक राइट्स हैं वो 6 के 6 आपको इसमें लिखना रहेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक्चुअल में मैं सिर्फ टॉपिक समझा रहा हूं आपको, पढ़ना आपको ये पूरा का पूरा। अगर आपको लगे कि सर नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे देखो फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारी ड्यूटीज क्या है। देखो सरकार ने हमें कुछ अधिकार दिए हैं, बिल्कुल दिए हैं।
अब हमें कुछ ड्यूटीज भी दी हैं। हम देश के नागरिक हैं तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम देश को सुरक्षित रखें। जैसे कि हमारा जो राष्ट्रीय गान होता है उसका सम्मान करें, खड़े होकर हम राष्ट्रीय गान करते हैं, ये सम्मान होता है। झंडे का सम्मान होता है ना। झंडे को आप, उसके रूल्स होते हैं कि उसका जो रेशो है वो 3/2 में होना चाहिए, उसको जो है शाम के बाद में लहराना नहीं चाहिए। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं, उसको जमीन पे नहीं रख सकते आप। तो ये सारे के सारे रूल्स होते हैं, तो इनकी ड्यूटीज होती हैं। हम ड्यूटीज जो है वो करेंगे। इसके अलावा सरकारी संपत्ति जो होती है, गवर्नमेंट एसेट्स होती है, जैसे पार्क हो गया, रोड वगैरह हो गई, इसे आपको नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या आ जाएंगी, फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएंगी कि हमें क्या क्या सुरक्षित रखना है, हमारे देश का ख्याल रखना है, सिर्फ इतना सा है। ये 51A में आपको दिया रहेगा, 51A में है। फिर आता है डायरेक्ट प्रिंसिपल्स। डायरेक्ट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, नीति निर्देशक तत्व होते हैं। एक्चुअल में 3 प्रकार के बांटे गए हैं, ये भाग 4 में, और अनुच्छेद जो है इसका 36 से 51 तक आएगा। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि आपको अपने देश का डेवलपमेंट कैसे करना है। इसमें गांधीवादी सिद्धांत आता है, समाजवादी सिद्धांत आता है, तो ऐसे आपके 3 सिद्धांत है इसमें, और आपको देश का डेवलपमेंट देखना है। जैसे कि गांवों में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, शहरों में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बीच में क्या डिस्टेंस है, आपको वो चीजें फील करनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, यहां से थोड़ा सा दूर इंदौर है और ये छोटा सा शहर हरदा है। फर्क सिर्फ 150 किलोमीटर का है, लेकिन ऐसे किलोमीटर में 150 किलोमीटर है, लेकिन अगर सालों की बात की जाए तो लगभग 25 सालों का फर्क दोनों शहरों में आता है। क्यों है ये फर्क? तो वहां पर डेवलपमेंट जो है वो बहुत स्पीड में आया, क्योंकि वहां की जनता ने भी सपोर्ट किया, वहां की गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है। वहां पर फटाफट टैक्स वसूल हुआ ताकि वो पैसा यूटिलाइज किया जा सके। अब हरदा की बात करें तो हरदा एक छोटा टाउन है, यहां से जो है नेशनल हाईवे एक निकलता है, लेकिन इतने ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता। अगर ट्रैफिक रहेगा तो यहाँ का बिजनेस डेवलप होगा, है ना। यहाँ के आसपास जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर हम लोग चीज़ें पहुँचा सकेंगे। तो ट्रैफिक आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, तो यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकेगा। तो ये जो गैप है इसको दूर कैसे करते हैं, ये हम सीखते हैं डायरेक्ट प्रिंसिपल में। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल सीधी सी बात है कि देश को डेवलपमेंट करने के लिए क्या क्या आप रूल्स बनाते हो, आप क्या क्या प्रिंसिपल्स बनाते हो, निर्देश क्या क्या बनाते हो, ये सारी चीज़ें आती है। ये कि आर्टिकल है 36 लेके 51 तक। इसके बाद में आता है अमेंडिंग। अमेंडमेंट्स आपने नाम सुने होंगे, हिंदी में बोलते हैं संविधान संशोधन। क्या होते हैं संविधान संशोधन? तो हमारा जो देश का संविधान है ये इतना तरीके से बनाया गया है, इतना बेहतरीन बनाया गया है कि इसमें कभी भी छेड़खानी ही नहीं हो सकती। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम पहले, अभी 8-10 दिन की बात है, पाकिस्तान में सरकार गिर गई। इमरान खान जो है वो प्रेसिडेंट से हट गए, प्राइम मिनिस्टर से हट गए हैं, और उनकी जगह जो है शहबाज शरीफ, जो कि नवाज शरीफ का छोटा भाई है, वो प्रेसिडेंट बन गया है, प्राइम मिनिस्टर बन गया है। तो क्या हुआ, वहां पर टोटल 26 साल लगे थे देश के संविधान बनाने में, और उसके बाद में भी अभी 73 में वो लागू भी हुआ था, 1973 में। अब सोचो कि दोनों देश एक साथ आज़ाद हुए, अलग हुए। हमारे देश का संविधान अलग अलग देशों से लिया गया है, अंबेडकर जी ने प्रॉपर उसको बनाया है, प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया है। हमारे देश के संविधान, जबकि इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक व्यवस्था है, उसके बाद में भी हमारे देश में कुछ भी गड़बड़ नहीं होता। न कभी आपातकाल जैसी समस्याएं ज़्यादा उत्पन्न होती है। नॉर्मली आपातकाल आपने इमरजेंसी वगैरह सुना होगा, वो सेना के उस पर आता है। जब भी कुछ बाहर से आक्रमण होता है या आतंकवादी आक्रमण होते हैं, तब इमरजेंसी लगाई जाती है कुछ एरिया में, पूरे भारत में नहीं लगाई जाती। उसके अलावा कभी वित्तीय आपातकाल नहीं आया, जो फाइनेंशियल हमारी इमरजेंसी होती है वो कभी आई नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे देश का संविधान इतना अच्छा है। अब उस संविधान में हम लोग करेक्शन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक बार उस टाइम बन गया वो बन गया, क्योंकि काफी चीजें होती हैं जो समय के साथ हमको चेंज करनी पड़ती है ना। पहले सती प्रथा थी क्योंकि उस टाइम ऐसा माहौल था, अभी सती प्रथा नहीं है क्योंकि माहौल नहीं है। तो देखो, कभी भी टाइम के हिसाब से चेंज करना ही एक बहादुरी का काम होता है, मूर्खता नहीं होती है। तो हमारी जो अमेंडिंग्स है ये भाग 20 में दी हुई है, और ये हमारे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। क्या होता है कि जब भी हम कोई संविधान बना देते हैं, कोई भी हम आर्टिकल्स वगैरह बना देते हैं, तो इनको आगे जाके हम मॉडिफाई कर सके, ये होते हैं अमेंडिंग्स। जैसे आपने देखा होगा कि अभी हमने 2017 में कुछ टैक्स में चेंजेस किए थे, जैसे कि वेट हटाया, सेंट्रल सेल्स टैक्स, और जो भी टैक्स वगैरह थे उनको हटाकर सिर्फ एक टैक्स लिया है, जीएसटी। पूरे भारत में एक जैसा लग रहा है, पूरे भारत में एक जैसी उसकी रेट है, एक जैसा उसका प्राइस वगैरह है, जो प्रोडक्ट है वो एक जैसे हैं। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस बदल जाते हैं। डिफरेंस जो आ रहे थे कि भैया मध्य प्रदेश में बहुत महंगाई है या असम में महंगाई नहीं है, अब एक जैसा एक फ्लो में पूरा भारत चल रहा है, एक प्रॉपर तरीके से अमाउंट भारत सरकार को मिल रहा है, जो कि
वो खर्च कर सकेगी। तो ये एक संविधान संशोधन हुआ था, 101वां जीएसटी आया था। तो ऐसे संविधान संशोधन होते रहते हैं भारत के संविधान में, बहुत बड़ा संविधान है। इसीलिए क्या आपको पता है भारत का संविधान बनाने के लिए 2 साल लगे थे, 2 साल और कुछ 11 महीने 18 दिन लगे थे, मतलब 3 साल के करीब कुछ पूरा टाइम लगा था हमारे देश के संविधान को। अब देखो ये आपकी यूनिट फर्स्ट हुई है, आपके इतने सारे क्वेश्चंस इसमें इंपॉर्टेंट है। अब यूनिट सेकंड देखिए, यूनिट सेकंड में ज्यादा चीजें नहीं है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद क्या होती है समझ लो। लोकसभा लोगों की मतलब एक काउंसिल होती है, मतलब यहां पर जनता का ही, जनता पे शासन, हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो साथ में मिलकर पूरे देश के लिए वर्क करते हैं। तो वो जिस सभा में बैठते हैं या डिसीजन वगैरह लेते हैं वो होती है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा जो होती है वो 5 साल के लिए होती है। इसका जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। अभी जैसे लोकसभा है तो यहां पर हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये लोकसभा हो गई हमारी। लोकसभा जो है आर्टिकल 79 में आपको सॉरी 80 में मिल जाएगी। 79 में आपको संसद मिलेगी। संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये संसद होती है। तो लोकसभा जो है वो हमारी 80 में मिल जाएगी। 81 में जो है वो राज्यसभा मिलेगी। राज्यसभा में एक्चुअल में क्या कौन कौन लोग होते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोग होते हैं। देखो एक्चुअल में देश 2 तरीकों से चलता है। एक तो नेता जो लोग होते हैं, नेता लोगों में लीडरशिप होती है, लोगों को भला करने की क्षमता होती है। वही बात की जाए तो अधिकतर नेता कम पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, उनका दिमाग एक अलग क्राइटेरिया में चलता है, पढ़े लिखे लोगों का दिमाग एक अलग एंगल से चलता है। तो यहां पर 2 चीजें हैं। एक तो लोकसभा, जरूरी नहीं है कि नेता लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक जो कानून होते हैं, एक रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, वो समझाने का काम होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 6 साल का, और ये कभी भंग नहीं हो सकती। भंग का मतलब है कभी टूटती नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि हर 2 साल में चुनाव होते हैं, या हर 2 साल में इलेक्शन होते हैं यहाँ पर राज्यसभा में, कि यहाँ पर 2 साल में फिर गद्दी पर कोई नहीं आके बैठेगा। जैसे मान के चले कि हमारे संविधान में एज एग्जाम्पल ये ले रहे हैं 30 लोग हैं, तो इसमें से 1/3 जो है इस साल रिटायर्ड होंगे, 1/3 अगले साल रिटायर्ड होंगे, और 1/3 जो है उससे अगले साल रिटायर्ड होंगे। वहीं एक अलग बात की जाए तो 1/3 का सिलेक्शन इस साल होगा, जो लोग रिटायर्ड होंगे उनकी जगह नए लोग आएंगे। ठीक है, मतलब नए लोगों को सीखने का मौका मिलेगा अपने सीनियर से। फिर बात की जाए, फिर सीनियर जो है, सुपर सीनियर जो है वो हट जाएंगे, फिर और जूनियर आ जाएंगे, जो सीनियर थे वो अब सुपर सीनियर बन गए। तो ऐसे कर करके 1/3 जो है वो हर साल, हर 2 साल में चेंज होते हैं। तो हर 2 साल में चेंज हो रहे हैं, मतलब 6 साल का इसका कार्यकाल होता है नॉर्मली, और लोकसभा का 5 साल का होता है। लोकसभा में अगर सांसद वगैरह जो सांसद होते हैं वो हट जाते हैं, अपने जो प्रतिनिधि को छोड़कर चले जाते हैं, तो ये लोकसभा भंग हो जाती है। ठीक है, ऐसी कुछ चीजें होती हैं। वहीं ये सेंट्रल लेवल में होती है, और विधानसभा और विधान परिषद स्टेट लेवल में होती है। जैसा ही सेंट्रल चलता है, प्रेसिडेंट से चलता है और प्राइम मिनिस्टर चलता है, वैसे यहाँ गवर्नर होता है और चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो ऐसे करके आपकी सेकंड यूनिट में 4 इंपॉर्टेंट चीजें, आपको इन पे से क्वेश्चन मिलेंगे। अब क्वेश्चन जो है वो कैसे मिलेंगे, देखो जैसे आपको मैंने बताया कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकते हैं, है ना, इसका बैकग्राउंड आ सकता है, फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से होते हैं ये पूछा जाएगा। इसके बाद में बात करें लोकसभा, तो लोकसभा का काम क्या होता है, लोकसभा कितने साल की होती है, इस टाइप की जानकारी मिल सकती है आपको। राज्यसभा के काम क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इसके डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं, मेरिट्स क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। तो ये आपकी सेकंड यूनिट होती है। थर्ड यूनिट देखिए, थर्ड यूनिट में आपको मिलेगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन? हमारा राष्ट्रपति। आर्टिकल 52 से 61 तक इसमें दिया हुआ है। 52 में दिया गया है कि हमारे देश का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसे कर करके उसके हर एक आर्टिकल है 61 तक। 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को हम कैसे हटा सकते हैं। अब आप आज सोच रहे होंगे कि सर राष्ट्रपति को हम क्यों हटाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा संविधान जो है वो हमारे देश के लिए भगवान है। संविधान के बाहर अगर कोई भी जाता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध या अगेंस्ट कोई भी जाएगा, तो उस पर एक कार्यवाही होगी। मान लो कि राष्ट्रपति ने कुछ ऐसा काम किया जो कि संविधान के एकदम खिलाफ था, तो क्या होगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर एक प्रस्ताव बनाएंगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग का मतलब हम राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो महाभियोग प्रक्रिया राष्ट्रपति के ऊपर लगती है, और अगर वो दोषी पाया जाता है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट आपको पढ़ने को मिलेगा, उसके काम क्या होते हैं, उसकी पावर क्या होती है। जैसे पार्डन पावर होती है, राष्ट्रपति को बहुत सारी पावर होती है, तीनों सेना राष्ट्रपति के हाथ में ही होती है। आगे देखो प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, इसके पास कौन कौन सी पावर्स होती है। हमारे देश में क्या होता है एक्चुअल में, जो कार्यपालिका है वो ज़्यादा एग्रेसिव होती है, मतलब ज़्यादा काम करने के लिए आतुर होती है। तो कार्यपालिका में जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और वहीं हमारा जो प्रेसिडेंट है ये इतना ज़्यादा वर्क नहीं करता है। प्रेसिडेंट सबसे ऊपर माना गया है, लेकिन ज़्यादातर काम जो है वो प्रधानमंत्री के हाथ में ही होते हैं।
आगे हम देखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर की काउंसिल, जैसे लोकसभा में कौन कौन मिनिस्टर बनते हैं, है ना, जैसे कैबिनेट बिठाई जाती है, तो प्रधानमंत्री, उसके आपस में कैबिनेट्स होते हैं, जैसे अलग अलग जो मंत्रालय होते हैं, रक्षा मंत्रालय हो गया, कृषि मंत्रालय हो गया, अलग अलग मंत्रालय के जो मंत्री लोग होते हैं उनको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलते हैं। इनके नीचे और भी मंत्री लोग आते हैं जो कि स्टेट लेवल होते हैं, उसके नीचे और भी आते हैं जो एमएलएस वगैरह होते हैं। गवर्नर, गवर्नर की कौन कौन से काम होते हैं, अपना इस्तीफा किसको देगा, कौन से इस्तीफा लेगा, शपथ वगैरह, ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़ने को मिलती हैं। फिर चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर मतलब हमारे जो स्टेट है, स्टेट का मुख्य कौन होगा, जैसे कि देश में मुख्य होता है प्राइम मिनिस्टर, वैसे स्टेट में मुख्य होता है चीफ मिनिस्टर। आगे आप पढ़ोगे सुप्रीम कोर्ट, हमारी जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका में कौन कौन सी आती है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसके अलावा हम जिले का कोर्ट देखते हैं, है ना, जो हमारी। फिर अगला आता है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इसका हेड कौन होता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका स्थापना कब हुई थी, इसके एग्जाम्स कब चालू हुई थी, इसको कौन संभालेगा, इसमें क्या क्या चेंजेस है जो इसके अलावा और भी लोग कर सकते हैं, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ यही कमीशन करता है। आगे देखो एससी कमीशन होता है। हमारे देश में जब संविधान बनाया गया था, एक्चुअल में जो बहुत पुरानी बात है, जब आप शास्त्रों वेदों में पढ़ते होंगे कि ब्राह्मण को उच्च कोटि का माना जाता था और जो वैश्य शूद्र होते थे उनको बहुत छोटी कैटेगरी का माना जाता था। उनको कुएं से पानी पीने की परमिशन नहीं थी, उनको मंदिर जाने की परमिशन नहीं थी, छुआछूत की बहुत ज्यादा मार थी। तो इससे क्या हुआ कि इंसान, भगवान ने कभी ऐसा सोच के नहीं बनाया कि मैं इसको ये बनाऊं, इसको ये बनाऊं, भगवान ने तो बना दिया। अब आगे का जो भेदभाव है वो हम लोग कर रहे हैं। तो इस चीज से बचने के लिए हमारे संविधान में कुछ चीजें डाली गई थी, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ताकि एससी एसटी वर्ग जो है, जिनसे हम बहुत ज्यादा छुआछूत करते थे पहले, उनसे वो चीजें ना हो पाए। क्योंकि एक मानव जो है, इंसानियत जो है वो सबसे बड़ा धर्म होता है। तो इस हिसाब से एसटी और एससी कमीशन बनाए गए थे। इसमें उनके राइट्स लिखे हुए हैं। आप अगर किसी को गाली देते हो और छुआछूत बिहेव करते हो तो वो आपके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई, केस दर्ज कर सकता है, उस पर कार्रवाई बिल्कुल होगी। तो ये एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है। 338 में जो है वो दिया गया है एससी कमीशन, 338 ए और बी, ये तीनों जो कमीशन है, ओबीसी कमीशन भी है लेकिन आपको दिया नहीं है। तो एससी और एसटी कमीशन आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे 5th यूनिट में आप देखेंगे रिलेशंस किसका, स्टेट और सेंट्रल का। एक्चुअल में क्या होता है कि हमारे देश में जो है वो दोहरी राज्य व्यवस्था काम करती है। राज्य व्यवस्था कैसे, सेंट्रल अपना काम अलग करेगी, स्टेट अपना काम अलग करेगी, टैक्स वसूल करेगी, तो स्टेट अलग सेंट्रल अलग, अपने अपने सबके दायरे होते हैं। तो यहां पर हमारे जितने 28 स्टेट हैं सबको अपने अपने काम दे रखे हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसमें दोनों के दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई काम है, जैसे सड़क बनाना है जिले की, तो जिले की सड़क बनाना है तो वो स्टेट का काम है, लेकिन कोई नेशनल हाईवे बनाना है तो नेशनल हाईवे किसका काम होगा, सेंट्रल का काम होगा। तो कोई कोई काम बटे हुए हैं स्टेट को और सेंट्रल के, तो इनमें क्या रिलेशन है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें 3 सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में क्या होगा, यूनियन आपका रहेगा, यूनियन रिलेशन। राज्य सूची में आपका स्टेट रिलेशन होगा, और समवर्ती में क्या होगा, दोनों के दोनों रिलेशन कि हम ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसमें दोनों के दोनों काम करेंगे। जैसे शिक्षा हो गई, एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, तो इसमें दोनों के दोनों काम करती हैं। आगे देखो 73, 74 अमेंडमेंट्स हैं, 2 आपको संविधान संशोधन पढ़ने को मिलेंगे, 73वां और 74वां। आपको सिर्फ 2 ही पढ़ने हैं क्योंकि आगे के आपको दिए नहीं है। फिर अगला आता है हमारा पंचायती राज। पंचायती राज क्या होता है कि भारत में जितना भी हम ग्राउंड लेवल का काम करते हैं वो पंचायती राज के माध्यम से ही करते हैं। इसके अलावा आपको 5 ईयर जो प्लान होती है, पंचवर्षीय योजनाएं होती है, वो भी आपको एक बार देख लेना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। 5 ईयर प्लान में हमारा पहला प्लान जो था वो कृषि पे आधारित था, दूसरा प्लान था व्यापार पे आधारित था, और ऐसे कर करके जो सरकार आती है 5-5 सालों के लिए प्लान्स चेंज करती रहती है, ताकि सभी दृष्टिकोण से हमारा डेवलपमेंट हो सके, हमारे भारत का डेवलपमेंट हो सके। तो आपको मैंने जो ये पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये पॉइंट ज्यादा नहीं है, मैंने एक टॉपिक से लगभग 5 पॉइंट उठाए, कहीं 4 उठाए, कहीं 3, कहीं 6 उठा लिए, 5 मान के चलो। मैंने 25 पॉइंट उठाए और 25 पॉइंट्स में से क्वेश्चन बनेंगे, और यही पॉइंट्स है वो। सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट की जो है वर्क क्या हो सकते हैं, पावर क्या हो सकती है, हाई कोर्ट की वर्क क्या हो सकती है, जो रीट होती है ना, जैसे हाई कोर्ट जो रीट करती है वो 226 आर्टिकल में करती है, सुप्रीम कोर्ट जो करती है वो 32 आर्टिकल में करती है। तो रीट्स क्या होती है, रीट्स वो होती है जो अलग अलग इनके पास शक्तियां होती है, किसी को क्षमा कर सकती है, किसी की जेल बढ़ा दे सकती है, किसी की जेल कम कर सकती है, फांसी को ये जेल में तब्दील कर सकते हैं, जेल को मतलब कम इनकी दंड कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इनके पास अधिकार होते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। वहीं राष्ट्रपति के पास भी अधिकार होते हैं। तो आपको ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेगी। ये 5 आपकी यूनिट है, इससे ही क्वेश्चंस बनेंगे। थैंक यू सो मच।